स्वागत है आपका। आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा है कि सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी आदेश देगी, सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी लॉन्च पैड पर करीब 160 आतंकी मौजूद है, जिसमें पीर पंजाल के उत्तर में 130 और पीर पंजाल के दक्षिण में 30 आतंकी मौजूद है। बताया यह भी जा रहा है कि पूरे भीतरी इलाके में कुल 82 आतंकवादी, जी हां, पाकिस्तानी आतंकवादी और 53 स्थानीय आतंकवादी बैठे हैं। हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा है कि 35% आतंकी 20 साल की उम्र से कम के हैं। 55% जो युवा है वो 20 से 30 साल के बीच आतंकी बन रहे हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि युवाओं को एकजुट बनाएं और ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड बनाएं, परवरिश उनकी अच्छे से करें। और सेना भी हर प्रयास कर रही है ताकि युवा रेडिकलाइज ना हो सके। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर कहा है कि राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए काफी काम किया गया है। इससे बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल, कभी हथियार इस तरह भेजने के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आया है। राज्य में आतंकवाद पर लगाम लगी है। राज्य में 3 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में से लोगों ने कहा कि पीओके भी अब भारत में चाहिए। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राजनाथ हिमाचल के वीर जवानों को लेकर बात कर रहे थे। इस दौरान रैली में मौजूद लोगों ने पीओके चाहिए के नारे लगा दिए। दरअसल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया गया था कि मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पीओके को वापस लेने की मांग जोर शोर से उठ रही है। Parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना पीओके पर कार्रवाई करने को तैयार है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक वोरा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। जिस तरह से जो ये बयान आया है, सर रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि देखिए हम हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है। उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके यानी जो पीओके हैं उस पर भी बयान दिया है और ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देखिए सेना पीओके पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके क्या मायने निकाले? आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया है आपसे बहुत कुछ सीखने का, और आपके साथ कर्नल साहब बैठे हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। अब आप अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको अपना जो मेरी समझ है बताने की कोशिश करता हूँ। 1948 से लेकर जब तक हमने आर्टिकल 370 को खारिज नहीं किया, जम्मू और कश्मीर की जब भी डिस्कशन होती थी, मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, वो हमेशा लोग कहते थे यूएन रेजोल्यूशन कहते थे। क्या आप मालूम है ये रेजोल्यूशन क्या थे? हमें कुछ नहीं मालूम, यूएन रेजोल्यूशन चाहिए। अब हाल ही में जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने स्टेटमेंट दिया कि पूरा जो जम्मू कश्मीर पुराना जो स्टेट था वो हमारा था और हम उसे वापस, इससे पूरी डिस्कशन बदल गई है। हाल ही में अमेरिका में था, ये बट ध्यान से सुनिएगा जो कार्यक्रम देख रहे हैं। मुझसे पूछा गया कि रूस किया है, खा लिया है,
क्योंकि वहां पर रूसी भाषा के लोग रहते थे, एथनिक राष्ट्र। तो ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, क्या उसमें कोई पैरेलल है जो रूस ने किया? मैंने फिर उनको बताया लोग आप तो ये जानते हैं कि जो बाल्टिस्तान में रहते हैं मुस्लिम हैं, उनकी भाषा अलग है, देखने में अलग लगते हैं, कोई नहीं है। तो 10,000 पुरानी सभ्यता है पाकिस्तान साल की पॉलिटिकल लाइफ अभी तक। सो अगर ये जनरल साहब ने हम तैयार हैं वापस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को एज सून एज हमें पॉलिटिकल है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि रियल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा श्रीनगर है उसके इलाके वो नहीं है। 3 चीजें होती हैं किसी सिचुएशन में, एक पॉलिटिकल डिसीजन जो ले लिया गया है, दूसरा होता है डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जो चल रहा है, होता है मिलिट्री एक्ट। 1971 में आपको याद होगा दुनिया के सामने हाथ जोड़े, भाई हमारी बात सुन लो, हमारी आर्थिक व्यवस्था एक नागरिकों को अब संभाल नहीं सकती, किसी ने डिसीजन लिया गया, ने वो किया जो करना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट ने शानदार किया, दुनिया को समझाया। 1999 कारगिल एक था वहां पे, मैं आपको कहता था, और उसने क्या किया, कुछ छोटा सा किया, हम खूब पिटने की, और हमारी डिप्लोमेसी के कारण निवस्त्र हो। उनका प्राइम मिनिस्टर बाहर मेरी जान बचा, जिस आदमी ने ये किया अस्पताल में लेटा हुआ मर, उसका भगवान भी नहीं चाहता। हमारी डिप्लोमेसी के टीम ने भी उसका साथ। तो अब जो हम देखते हैं जो हो रहा है इस समय, ऑटोमेटिकली दुनिया को संदेश देंगे अगर लोग अगर कॉन्फ्लिक्ट हमारे इलाके में, तो यहाँ पर है गिलगित बाल्टिस्तान को के साथ लिया गया, ग्रीन रेड ब्राउन, उसने अपना कसम खाई थी तो रहूंगा महाराजा उड़ के, उसने गिलगित बाल्टिस्तान तो पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा। और एक चीज भी बता, मजा है जब उसने ये ऐलान किया, पाकिस्तान के उस समय लीडर लगे अरे ये गिलगित बाल्टिस्तान और ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसने कसम तोड़ी था, उसको जूते मारने की बजाय ब्रिटिश सरकार ने उसको। चलिए दीपक जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट के आ रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपने अभी तक समझाया जितना हम समझ सके हैं। आप सीधा रुख कर लेते हैं गोपाल जी का। गोपाल जी, जिस बात का जिक्र अभी दीपक जी कर रहे थे, या फिर जिस बात का जिक्र अभी उपेंद्र द्विवेदी ने किया, और ये कहा कि देखिए पीओके के विषय पर संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है, भारतीय सेना सरकार के हर आदेश के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये पाकिस्तान को क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? सभी को प्रणाम, नमन वंदन जी। बोरा जी को प्रणाम। जो आप सवाल कर रही हैं ये हमारे जेहन में, हमारे भारत के लोगों के बीच में, हमारी सेना के बीच में बहुत दिन से चल रहा है। 1947 में जो गलती की, उस गलती को सुधारने का समय आ चुका है। अभी आंतरिक समस्या यदि पाकिस्तान की आप देखें कि पाकिस्तान की आर्मी पीओके के हमारे जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, बासिंदों के ऊपर कितने अत्याचार कर रही है, चाहे रेप हो, मर्डर हो, और मिलिट्री उनके ऊपर बहुत ही विचित्र रूप से अत्याचार कर रही है, लेकिन कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके ऊपर नहीं देख रहा। 2 साल पहले, कोरोना से पहले आप देखेंगे जब अपराइजिंग हुआ था पीओके के अंदर, उस वक्त मोदी जी के नारे लग रहे थे कि बचाओ बचाओ हमें, और हम मिलना चाहते हैं आपके साथ में। आज स्थिति पीओके की तरफ से और भी अच्छी हो रही है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, कम से कम 1,20,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी जा चुका है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जहाँ पर रोड बन रही हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहाँ पर हर तरीके के माहौल अच्छा क्रिएट किया जा रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, सबको यानी नौकरी मिल रही है। किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर कार्रवाई हो रही है, उससे पीओके के लोग, जो हमारे लोग हैं, उनके अंदर भी बड़ा आश्वासन हो रहा है कि कब हम भारत के साथ में जुड़ करके, वो हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहेंगे, लेकिन हमारे साथ में अभी जब तक नहीं मिलते तब तक जो है अभी पीओके कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आज जो जनरल साहब ने कल जो बताया है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, इससे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए
कि हम पहले भी तैयार थे लेकिन हमें आदेश नहीं था। हम आज भी तैयार हैं, हमें सिर्फ आदेश की आवश्यकता है। ये भारत वो पुराना भारत नहीं रहा, आज नया भारत है। नए भारत के पास में सबसे बड़ी शक्ति है मानसिक शक्ति, पॉलिटिकल विल। हमारी सेनाएं चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो या 1947 की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई को छोड़ करके 71 की लड़ाई हो, कारगिल का युद्ध हो, गलवान घाटी का हो, कहीं भी आप देख लीजिए, चाहे यूनाइटेड नेशंस मिशन में हो, अव्वल दर्जे पर रही हैं और हमारे सेनाओं का मनोबल हमेशा उच्च स्तरीय रहा है। तो ये कहना जो जनरल साहब का है, नदन कमान के चीफ हमारे GOC INC जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, ये बहुत सटीक है। ये क्योंकि ये कारगिल में कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते थे और इन्होंने कारगिल विजिट कराई थी और आज ये नदन कमान के GOC INC हैं। तो इनको वहाँ के इलाके का, वहाँ के बारे में, अपनी सेना के बारे में जो कल थी 1947 में थी और आज है, इसके बारे में बिल्कुल एक एक चीज पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अभी आदेश की आवश्यकता है। जी वोरा साहब, क्योंकि ये तो संदेश दे दिया कि देखिए सिर्फ आदेश की जरूरत है, बाकी तैयारी हमारी पूरी है। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि देखिए हमें युवाओं को समझाना होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरों के बहकावे में ना आए, उनको इतना एजुकेटेड करना होगा। अब सवाल ये भी है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा है कि 35% आतंकी 20 साल की उम्र से कम के हैं, 55% जो हैं वो युवा है और 20 से 30 साल के बीच के आतंकी बन रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि युवाओं को एजुकेटेड बनाए, उनकी परवरिश अच्छे से करें और सेना भी हर प्रयास कर रही है। लेकिन इस लेवल पर कहां तक काम आपको लग रहा है 370 धारा हटने के बाद हुआ है? लोगों को एजुकेटेड किया गया, युवाओं को एजुकेटेड किया गया ताकि कम से कम वो किसी के बहकावे में ना आए, उन्हें ये पता हो कि देखिए सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें भी हुई है जिससे कहा जा सकता है कि हाँ काफी हद तक बदलाव आया। पत्थरबाजी की घटनाएं जो रोज होती थी उसमें भी लगाम लगी, लेकिन क्या लगता है कि कश्मीर के हालात बदले हैं सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। शुक्रिया। मैं हाल ही में वहां से लौटा हूँ। कर्नल साहब, मैं बहुत पहले 1991 में जब नेशनल डिफेंस कॉलेज कर रहा था तो मैं वहां गया था लाल चौक में एक दूरदर्शन की रिपोर्ट करने, और वहां पे मुझे जो घेरा हुआ था मेरी सिक्योरिटी, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आप कुछ अंधे लोग आ गए, आप चले जाइए। अब की जब मैं गया हूँ, मैम सुनिएगा, मेरी सिक्योरिटी वाले कहते हैं साहब आप जीन्स पहन के अकेले जाइए। मैं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तिरंगा लहरा रहा था वहां पर, और एक ढाबा था वहां पे, पंजाब के एक हमारे मित्र थे, तो मुझसे पंजाबी में कहते हैं भाई समोसे खाने हैं? मैं कहती बिल्कुल खाने, आज जो मेरे को पे समोसे खाते हैं हम लोग बैठ के। मैम पैसा बंद हो गया है उस तरफ से आना, पत्थरबाजी बंद हो गई है। आतंक की दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक मीडिया कवरेज और दूसरा पैसा। पैसा खत्म हो गया, मीडिया कवरेज भी खत्म हो जाएगी। अब जो परसेंटेज बताई है, इतने परसेंटेज इतने हैं, इतने परसेंट इतने हैं, ये हमने भी पहले ये काफी हमने इस जांच पड़ताल की है। जब वो व्यक्ति हथियार उठाता है देश के अगेंस्ट तो 1 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहता। इसीलिए एक पुराने जो GOC साहब थे चिनार कोर के, उन्होंने कश्मीर की माताओं से कहा था कि अगर अपने बच्चों को जीवित देखना चाहते हैं उनसे कहिए हथियार फेंक दे, नहीं तो हम मार डालेंगे उनको। तो ये मैम कॉम्बिनेशन मैं देख रहा हूँ, पॉलिटिकल विल है, मिलिट्री टफ पोस्चर है और डिप्लोमेटिक आउटरीच है, और तीनों में मैम इन जब तीनों का संगम होता है तो वो जो देश है उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता, जबान क्यों खराब करूं, वो बिल्कुल निवस्त्र हो गया है, कुछ नहीं कर पाता। उसकी अपनी अंदरूनी समस्याएं कितनी हैं मैम, आप तो ये जानती हैं कि जो पंजाबी वहाँ जो वहाँ के सिंधी लोग हैं वो पंजाबियों को पसंद नहीं करते, जो बलूच हैं वो किसी को पसंद नहीं करते, जो पश्तून है उनको कोई पसंद नहीं करता। बहुत सी चीजें वहां पर हो रही हैं। तो अगर आप देखें फ्रॉम अ कोल्ड कैलकुलेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद हमला किया था अफगानिस्तान पे, सारी दुनिया को बता दिया था हम क्यों कर रहे हैं, हम भी डिप्लोमेटिक आउटरीच के जरिए अब शुरू हो गया है। ये मैं मैसेज देख रहा हूं, मुझे बहुत साल हो गए हैं, हल्के हल्के डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आ रही है। आपके विदेश मंत्री ने भी कहा था मैम, साल भर हुआ है, जो आउटस्टैंडिंग द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड डॉक्टर जयशंकर, कि हमारा अभी डी ज्योरे यानी
कानूनी तौर पर हमारी हुकूमत है, रियलिटी में भी हमारी हुकूमत जल्दी होगी। अब ये स्टेटमेंट आया बीच में अमित शाह ने कहा, तो गवर्नमेंट पूरी एक आवाज के साथ बोल रही है और ये बड़ा तगड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि कश्मीर में किस तरह से टारगेट किलिंग हुई पिछले दिनों, ये हमने देखा है सर। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है, उपेंद्र द्विवेदी ने, कि राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए काफी काम किया गया है। इससे बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल, कभी हथियार इस तरह भेजने के कहीं ना कहीं प्रयास किए जाते हैं। लेकिन सर, अगर काम हुआ है तो फिर ये टारगेट किलिंग क्यों? चुन चुन कर अगर लोगों को मारा जा रहा है तो किस स्तर पे काम हुआ है, ये भी समझने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। किसी भी चीज को, खास तौर से टेररिज्म को एकदम खत्म करना शायद विश्व के या किसी के पावर में नहीं है, ना ही ये मैं मान सकता हूँ। हाँ, जितनी सख्ताई की गई है, जिस तरीके से सेनाएं काम कर रही हैं हमारी, और उससे जो मिलिटेंट एक्टिविटी है तकरीबन 80% खत्म हो चुकी है। मैं आपको 1984-85 में वहाँ पे नया रेजिंग हुआ था डिवीजन का, मैं उसमें पहला कैंप कमांडेंट था। उसके बाद में मेरा 96 से लेकर के 99 कारगिल तक मैं फिर वहाँ रहा बारामूला में। उसके बाद जो है 2003 से 2005 तक रहा मैं लेह लद्दाख में। तो उस इलाके में जो हमारे बच्चे, हमने ऑपरेशन सद्भावना से वहाँ के लोगों को, बच्चों को, जबकि स्कूल जला दिए जाते थे, उसके बाद में बच्चों को यानी स्कूल जाने नहीं दिया जाता था, हमने ऑपरेशन सद्भावना के दौरान जा करके बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनको पढ़ाया, अपने आर्मी कैंपों में जाकर के उनके यानी एजुकेशन लगाए, जिससे कि वो भारत माता की बात समझें, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को लेकर के आए। लेकिन आप समझिए, रेडिकल को यदि आपके दिमाग को खराब कर दी जाए, खराब करना बड़ा आसान है, किसी गलत रास्ते पे ले जाना आसान है, लेकिन सही रास्ते पे सद्भावना की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल होता है। गीता में भी कहा था कि यदि किसी को गलत रास्ता दिखाना है तो 2 सेकंड लगेगी, ये कलयुग है, और कलयुग में 2 गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कोई समय नहीं लगता। लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, उसको सही रास्ते पर लाना पड़ता है। तो ये मिलिटेंट एक्टिविटी जो पाकिस्तान कर रहा है, ISI से मिलकर के फंडिंग करके ये कर रहा है, और जो हमारे देश के अंदर जो विघटनकारी कुछ तत्व, जैसे मैंने पहले भी कहा था पिछले किसी एक एपिसोड में, कि हमारा भारत 2.5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा जो है चाइना, और तीसरा जो आधा फ्रंट है, जो हमारे अंदर भेड़िए दुश्मन, जो सांप बिच्छू बैठे हुए हैं, जो हमें हर तरीके से डंक मारने की और काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ऑन किलिंग की बात कर रहे हैं, एक ऑपरेशन टॉपिक जो है जनरल जियाउल हक ने 87 में शुरू किया था। उसके 4 उद्देश्य थे। फेज 1 था कि टारगेट किलिंग जो आज हो रही है उसी तरीके से टारगेट किलिंग करना। फेज 2 था कि जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको जाकर के कुछ लोगों को वहां पर उनको मारना। तीसरा था जो हमारी कॉन्वॉय जाती हैं उनके ऊपर जो है ना आर्मी और नेवी और जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक करना, पुलिस के ऊपर अटैक करना। और चौथा फेज था फाइनल अटैक करना, जो उन्होंने कारगिल में करके दिखाया। तो ये उस तरह का उस समय से माहौल चला आ रहा है। जब तक पाकिस्तान को डंडा नहीं पड़ेगा, जब तक असिस्ट करने वाली बाहर की यानी जो भारत को तोड़ने वाली जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं उनके ऊपर डंडा नहीं पड़ेगा, कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और खास तौर से फिर मिलिट्री तौर पर, तब तक ये बाज आने वाले तो है नहीं। लेकिन हाँ, यदि हम मानसिक रूप से बच्चों को अच्छा कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन जिनको ऑलरेडी किया जा चुका है, कुछ लोग चंद पैसों के चक्कर में अपने आप को जो है मिलिटेंट बनाते हैं और वहां वाले ट्रेनिंग दे करके यहाँ भेजते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 1 हमारी मेरी पलटन ने 4 पैरा ने की थी, तो 7 जो है उनके ठिकाने ध्वस्त किए थे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो बालाकोट में हुई, तो अंदर घुस के मारा। ये पाकिस्तान भी समझता है कि ये वो भारत नहीं है, ये हमारी सेना पहले भी थी। जब जिनके पास जूते नहीं थे, बंदूक 303 बंदूक हुआ करती थी, गोली बारूद नहीं होता था, उसके बावजूद भी सेना ने भारत को महफूज रखा। आज ये भारत का जो पॉलिटिकल विल है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। इनको समझना पड़ेगा कि जो ऑनर किलिंग करना, के ब्राह्मणों को मारना या किसी और को मारना,
इस तरीके के ये घटनाएं घट रहे हैं, ये सिर्फ बुझते हुए दीपक के समान है और ये अब जल्दी से ही बुझने वाले हैं। ठीक है, दीपक बोरा जी, मैं रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, कश्मीर के हालात चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि पीओके हमारा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि देखिए अभी तो धारा 370 हटी है, अगला कदम हमारा पीओके होगा। अभी उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि हम तो पूरी तरह से तैयार है, रक्षा मंत्री भी इस तरह की बात का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन क्या नहीं लगता कि पहले तो हमें कश्मीर के हालात सुधारने चाहिए, जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर करना चाहिए, जिस और हम कदम भी उठा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम पीओके पर कब्जा पूरी तरह से करते भी हैं तो कहां कहां पर दिक्कतें हो सकती है, कहां कहां पर हमारे लिए चुनौतियां होगी। तीसरी बात ये सर एक एक करके आप पॉइंट वाइज जवाब दीजिएगा। और तीसरा सवाल सर ये कि चीन कितना इससे बौखलाएगा, ये भी आप बता दीजिए थोड़ा। यू आर ब्रिलियंट मैम, जो आप सवाल पूछती हैं वो अभिमन्यु का वो जो था ना चक्र वो let me try to give you an answer. Thank you. मैम कश्मीर के अंदर यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग। जो कश्मीर के अंदर इस समय स्थिति है ये तो आप जानती हैं जी। ये टारगेटेड किलिंग्स, एक को मार दिया, 5 को मार दिया, होनी नहीं चाहिए। पर कहाँ कितनी ज्यादा किलिंग्स होती थी, कितनी दहशत थी, लोग डरे हुए थे, वो चला गया है मैम जब से फंडिंग को टोके। आपको पता है पिछले 1 महीने के अंदर 2 बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई हैं भारत में। एक तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है ऑन टेररिज्म, उसकी मीटिंग हुई थी, और अभी नो फंडिंग फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसमें 80 के लगभग देश पार्टिसिपेट किए थे। तो पीएम साहब ने वहां सीधा बोला था कि अब वो जमाना खत्म हो चुका है। यही चीज बाली G20 में भी कही गई थी। सो पोजीशन इज कि पूरी दुनिया अब समझ गई है नो टू टेरर, और अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस मामले में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो अकेला पड़ गया। दूसरा, जो कश्मीर के बच्चे हैं मैम, क्षमा कीजिए, 70 साल से बीमार थे हम लोग, 2 साल में बड़ा मुश्किल है इलाज करना। ये कैंसर आ गया था हमारे जिस्म में, जिसको अब हम हल्के हल्के निकाल रहे हैं, और उसके अंदर आपकी फौज कर रही है, आपकी डिप्लोमैट्स आपके कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप। अब तीनों जो हैं वो एक आवाज से बोलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में कहा ये हमारा है, और अब आपकी फौज ने भी कहा है कि बस हमें पॉलिटिकल सिग्नल मिले फिर देखिए हम क्या करते। तो ये जो कोअलिशंस हो रहा है, ये जो तीनों जो आवाजें हैं एक साथ तालमेल के साथ बोल रही हैं, क्योंकि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ फौज कुछ कहती है, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ कहते हैं, बिजनेस कुछ कहती है, लोग कुछ और कहते हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार की यूनिटी नहीं है जो अब हम लोग दिखा रहे हैं। और मैं कहूंगा मैम कि जो आपने जिस देश का जिक्र किया है चीन, मैम क्षमा कीजिए मेरे कठोर शब्द है, भौंकता बहुत है, काटने की ताकत उसमें नहीं है। कर्नल साहब क्षमा कीजिएगा, गलवान ने आपने उसको जो मारा था वो दोबारा नहीं करेगा। मैम पढ़िए उसकी वो सर, उसका टिंगलिंग जो भी उनका नेता है उसकी स्पीचेस पढ़िए। लेटेस्ट जो उसने किया जब तीसरा टर्म मिला कि जी हमारी आर्मी जो है वो पार्टी की बात नहीं सुनती है, केवल एकमात्र देश है जहां फौज पार्टी को रिपोर्ट करती है, सरकार को नहीं। उसने खुद कहा कि जी फौज मेरी बात नहीं मानती, ये नहीं, हमारे सोल्जर्स को प्योर होना चाहिए, नॉन करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी फौज में नहीं है। पाकिस्तान का तो अभी आपने देखा है मैम, वो अभी वो क्या नाम है सर, वो जो जनरल वहां पे है काजू खाता है, जो क्या नाम है, हाँ ऐसा ही कुछ है, बाजवा ऐसा ही कुछ। तो उसके बारे में लिखा गया है कितने करोड़ों रुपए उसके परिवार ने कमाए हैं, खासतौर से उसकी बहू ने अपने आप को करोड़पति बना दिया 2 दिन के अंदर जब से उसकी शादी हुई है। $17.3 बिलियन दे हुआ। तो मैम ये सारी चीजें देखकर साफ जाहिर है कि अब ना पश्चिम वाला ना पूर्व वाला कोई हमसे टक्कर नहीं लेगा। मैम लेट मी अश्योर यू, मैं डिप्लोमेटिक सर्विस में हूँ, टोटल इंटेग्रिटी इन डिप्लोमेसी, टोटल इंटेग्रिटी इन द मिलिट्री, टोटल इंटेग्रिटी इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और ये तीनों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल एक बेहतर संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है उत्तरी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कि देखिए हम पूरी तरह से तैयार है, पीओके पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है, अब बस सरकार के आदेश का इंतजार है। सरकार की तरफ से भी एक कहा जा चुका था, पहले ही गृह मंत्री ने कहा था कि ये धारा 370 हटी है, उसके बाद अगला कदम हमारा पीओके होगा। तो क्या वाकई अब हमारा अगला कदम पीओके होगा, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है और जिस पर सभी की निगाहें हैं। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।